हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस क्या होता है, तो जॉन्डिस के बारे में हम पढ़ेंगे। जॉन्डिस को हिंदी में कहते हैं, जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया कहते हैं। जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया कहते हैं। पीलिया कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जॉन्डिस इज ए कंडीशन इन विच the skin sclera mucous membrane turn yellow due to the increased level of bilirubin। जब बॉडी के अंदर बिलुरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर जब हम SGOT-PT करवाते हैं और लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं या बिलुरुबिन का टेस्ट करवाते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो बिलुरुबिन का लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, स्किन कैसी हो जाती है, जो स्किन है, चमड़ी है, त्वचा है, वो येलो दिखाई देने लगती है। स्केलरा जो है, आंखों के अंदर जो ये वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है वो एकदम येलो दिखने लग जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो येलो दिखने चले जाए, मतलब पीले कलर का दिखने लग जाएगा, येलो हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, पेशेंट के अंदर जॉन्डिस दिखाई देगा। तो जॉन्डिस यानी पीलिया, वर्ड इसीलिए इसका नाम पीलिया पड़ा कि व्यक्ति क्या है, थोड़ा पीला पीला दिखाई देने लग जाता है। वो होता है बिलुरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाने के कारण होता है। तो इनके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो इसके टाइप पढ़ लेते हैं। उसके बाद में है बिलुरुबिन के टाइप्स। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स में पहला टाइप्स है आपका हेपेटोसेलुलर टाइप का, ठीक है। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तो ये जो जॉन्डिस है, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, इट इज कॉज ड्यू टू लीवर डिजीज। तो ये किसके कारण होता है, इट इज कॉज ड्यू टू लीवर डिजीज। लीवर डिजीज के कारण ये हो सकता है। हेपेटोसेलुलर जो जॉन्डिस होता है वो होता है लीवर डिजीज के कारण। तो फर्स्ट हो गया आपका हेपेटोसेलुलर टाइप। तो ये किसके कारण होता है, लीवर डिजीज के कारण होता है। सेकंड है आपका हीमोलाइटिक जॉन्डिस। तो ये जो होता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस, इट इज कॉज ड्यू टू द hemolysis और इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ IRBC। तो इट इज cause ड्यू टू, किसके कारण होता है, हीमोलाइसिस के कारण हो जाता है। हीमोलाइसिस या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, और एन इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी के ब्रेकडाउन के कारण जो है हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो जाता है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और हीमोलाइटिक जॉन्डिस। तीसरा जो टाइप है वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तीसरे टाइप का जो जॉन्डिस होता है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ये तीसरे टाइप का जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ये होता है इट इज कॉज ड्यू टू द ब्लॉकेज इन बाइल डक्ट। तो ये किसके कारण होता है, ब्लॉकेज इन बाइल डक्ट के ब्लॉकेज होने के कारण हो जाता है। ये किसके कारण होता है, तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू ए blockage
इन बाइल डक्ट, ब्लॉकेज इन बाइल डक्ट, ये होता है बाइल डक्ट के ब्लॉकेज होने के कारण। तो जॉन्डिस क्या है, 3 टाइप के होते हैं। तो जॉन्डिस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस जो किसके कारण होता है, इट इज कॉज ड्यू टू द लिवर डिजीज, लिवर डिजीज के कारण होता है। कोई भी लिवर की बीमारी हो जाए उसके कारण हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। दूसरा है आपका हीमोलाइटिक जॉन्डिस। ये जॉन्डिस क्या किसके कारण होता है, हीमोलाइसिस के कारण हो जाता है, मतलब इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है वो जल्दी यानी ज्यादा हो जाता है, इसके कारण हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो जाता है। तीसरा जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट आना, ब्लॉक आना, तो ये ब्लॉकेज आने के कारण हो जाता है। तो इट इज कॉज ड्यू टू ए ब्लॉकेज इन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो होती है, गाल ब्लैडर की जो बाइल डक्ट होती है उसमें ब्लॉकेज आने के कारण, तो ब्लॉकेज किस कारण आ सकता है, स्टोन या पतरी जो भी है उनके कारण आ सकता है। तो इनके कारण भी जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहलाता है, ठीक है। ये 3 टाइप के जॉन्डिस हैं। टाइप्स जो है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, हेमोलाइटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इनके कारण क्या हो सकते हैं। इनके कारण क्या हो सकते हैं, किस कारण से ये जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। किस किस कारण से जॉन्डिस हो सकता है, इनके कारण देख लेते हैं। तो है कॉजेज। कॉजेज क्या है, कारण क्या है, तो कारण क्या है, इसके कॉजेज क्या है। सबसे पहला है बिफोर बिलोरुबिन प्रोडक्शन। बिलोरुबिन के प्रोडक्शन से पहले, बिफोर बिलोरुबिन प्रोडक्शन। तो ये बिफोर बिलोरुबिन प्रोडक्शन, तो ये होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए लार्ज हेमाटोमा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए लार्ज हेमाटोमा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए लार्ज हेमाटोमा। क्या है, लार्ज हेमाटोमा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए लार्ज हेमाटोमा। इसके कारण हो सकता है बिफोर बिलोरुबिन प्रोडक्शन, बिफोर बिलोरुबिन प्रोडक्शन से पहले रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए लार्ज हेमाटोमा। या फिर सेकंड है इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया। क्या हो जाए, हीमोलाइटिक एनीमिया यानी ब्लड सेल का डिस्ट्रॉय हो जाए, रिमूव हो जाए ब्लड स्ट्रीम बिफोर देयर नॉर्मल लाइफ स्पैन ओवर। तो हीमोलाइटिक एनीमिया के कारण हो सकता है, या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए लार्ज हेमाटोमा, लार्ज हेमाटोमा का रीअब्जॉर्प्शन हो जाए तो उसके कारण हो सकता है। बिफोर बिलोरुबिन। अब है ड्यूरिंग बिलोरुबिन प्रोडक्शन, तो बिलोरुबिन के दौरान, ड्यूरिंग बिलोरुबिन प्रोडक्शन। ड्यूरिंग बिलोरुबिन प्रोडक्शन, तो उसके कारण क्या हो सकता है, तो ड्यूरिंग के कारण क्या 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 हो सकता है, तो वायरसेस के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है। तो वायरस के कारण, हेपेटाइटिस ए के कारण, क्रोनिक हेपेटाइटिस के कारण, क्रोनिक हेपेटाइटिस के कारण हो सकता है। हेपेटाइटिस बी के कारण हो सकता है, इसके कारण हो सकता है, हेपेटाइटिस बी के कारण हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और सी के कारण हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और सी के कारण हो सकता है।
तो ये कारण हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कारण, नेक्स्ट जो रीजन है वो क्या क्या हो सकते हैं? अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है आपका? अल्कोहल हो सकता है। उसके बाद में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है, रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो सकता है, रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट्स, रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो सकता है। उसके बाद में मेडिसिन्स हो सकती है कुछ, मेडिसिन्स में कौन सी मेडिसिन्स हो सकती है? तो मेडिसिन्स के अंदर जो है एस्टामिनोफेन्स हो सकती है, एस्टामिनोफेन। और क्या हो सकता है? एस्टामिनोफेन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। पेनिसिलिन हो सकता है, आपके पेनिसिलिन्स हो सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकती है ड्रग्स। और कौन सी हो सकती है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा स्टेरॉइड हो सकती है, कुछ स्टेरॉइड्स ड्रग्स हो सकती है। तो ये मेडिसिन के कारण भी क्या है? जॉन्डिस हो सकता है। अल्कोहल के कारण, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स के कारण हो सकता है, मेडिसिन के कारण हो सकता है। तो एस्टामिनोफेन्स, पेनिसिलिन्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टेरॉइड के कारण हो सकता है जॉन्डिस। ये तो हो गया ड्यूरिंग बिलिरुबिन प्रोडक्शन के कारण, ये तो हो गया ड्यूरिंग बिलिरुबिन प्रोडक्शन। अब है नेक्स्ट आपका ड्यूरिंग बिलिरुबिन प्रोडक्शन। अब है आफ्टर बिलिरुबिन प्रोडक्शन। आफ्टर, तीसरा जो है आपका आफ्टर बिलिरुबिन प्रोडक्शन, आफ्टर बिलिरुबिन प्रोडक्शन, आफ्टर बिलिरुबिन प्रोडक्शन, आफ्टर बिलिरुबिन प्रोडक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर गाल स्टोन आ सकती है, गाल स्टोन, गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाए और गाल ब्लैडर इन्फ्लामेशन, गाल ब्लैडर इन्फ्लामेशन। तीसरा है आपका गाल ब्लैडर क्या हो जाए? गाल ब्लैडर का कैंसर हो जाए, गाल ब्लैडर कैंसर। नेक्स्ट है आपका पेनक्रियाटिक ट्यूमर हो जाए, पेनक्रियाटिक ट्यूमर, पेनक्रियाटिक ट्यूमर हो जाए। तो इनके कारण हो सकता है। आफ्टर बिलिरुबिन प्रोडक्शन बाद में क्या होगा? तो एक बार देख लेते हैं वापस। बिफोर बिलिरुबिन प्रोडक्शन, बिफोर बिलिरुबिन प्रोडक्शन, बिलिरुबिन के प्रोडक्शन होने से पहले क्या कारण के कारण जॉन्डिस हो सकता है? तो रीअब्जॉर्प्शन, क्या हो गया? रीअब्जॉर्प्शन, हाँ, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए लार्ज हेमोटोमा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए लार्ज हेमोटोमा का रीअब्जॉर्प्शन हो तो उसके कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो गया हीमोलाइटिक एनीमिया होने के कारण हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होने के कारण होता है। इन अनएजुकेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग बिलिरुबिन प्रोडक्शन, बिलिरुबिन प्रोडक्शन के दौरान क्या हो सकता है? वायरसेस के कारण हो सकता है, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, या क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया तो उनके कारण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका अल्कोहल ज़्यादा पीने के कारण हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन वगैरह ज़्यादा लेने के कारण हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गई कोई तो उसके कारण हो सकता है,
उसके बाद में रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो गया, कोई रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है। कुछ मेडिसिन है तो एस्टामिनोफेन, पेनिसिलिन मेडिसिन हो गया, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या कोई स्टेरॉइड है तो उनकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर बिलिरुबिन्स, आफ्टर बिलिरुबिन में पहला है गाल स्टोन, गाल ब्लैडर की स्टोन हो गई तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद में गाल ब्लैडर इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है। गाल ब्लैडर कैंसर हो गया तो उसके कारण हो सकता है। पेनक्रियाटिक ट्यूमर हो गया तो उसके कारण हो सकता है। तो ये इसके कारण थे। अब है नेक्स्ट इनके साइन एंड सिम्टम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। पहला साइन एंड सिम्टम्स है, इसके अंदर क्या होगा, येलो टिंग टू द स्किन एंड वाइट ऑफ द आई, येलो टू द स्किन and white of the eyes। नॉर्मली स्टार्टिंग टू द हेड टू स्प्रेडिंग डाउन ऑफ द बॉडी। तो ये नॉर्मली क्या है, येलो जो होने लगता है वो हेड से स्टार्ट होता है और डाउन की तरफ जाता है। इसके अंदर पेल स्टूल्स, स्टूल का कलर भी कैसा होता है, येलो हो जाता है। डार्क डार्क यूरिन, यूरिन कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, फैटिग, फैटिग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है आपका इचीनेस, एब्डोमिनल पेन देखने को मिला, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। वेट लॉस, वेट लॉस। नेक्स्ट आपको देखने को फीवर, वॉमिटिंग, ये कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो पेशेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको, त्वचा और आंखों का के सफेद भाग पर पीला रंग, जो ये जो त्वचा है, स्किन है, यहाँ पे त्वचा और जो वाइट आंखों का जो वाइट भाग होता है, आंखों का जो वाइट भाग है, वाइट भाग है वो कैसे दिखाई देगा आपको, येलो दिखाई देगा। जो स्किन का और जो आंखों का जो वाइट भाग है वो कैसे दिखाई देगा, पीला रंग का दिखाई देगा, जो हेड से शुरू होके पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये जो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो हेड से होगा, फिर फुल बॉडी के अंदर हो जाएगा, ठीक है, फुल बॉडी के अंदर धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे जिसके अंदर जो आंखों की जो ये वाइट स्क्लेरा है वो येलो दिखाई देने लगेगी और स्किन भी धीरे धीरे से कैसे येलो हो जाएगी। ये मोस्टली सिम्टम देखने को मिलता है, पहला जो सिम्टम है। और इसके बाद में पेल स्टूल, स्टूल का जो कलर है, जो स्टूल है वो पीला स्टूल दिखाई देगा, पीला मल दिखाई देगा, मल कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ये सिम्टम दिखाई देंगे। उसके बाद में जो यूरिन है वो भी डार्क कलर का यूरिन दिखाई देगा। और खुजली हो सकती है, जो स्वेलिंग मतलब खुजली, फैटिग मतलब थकान, ठीक है, फैटिग मतलब थकान। और वेट लॉस, वजन कम होना, एब्डोमेन पेन, पेट दर्द, फीवर, बुखार, वॉमिटिंग, उल्टी। तो इनके मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। डार्क, ये कुछ सिम्टम आपको दिखाई देंगे जॉन्डिस के अंदर। तो जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि स्किन कैसी हो जाती है, येलो कलर की स्किन दिखाई देती है। स्किन कैसी दिखाई देगी आपको, येलो कलर की दिखाई देगी। जो आंखों की जो ये स्क्लेरा है वो येलो दिखाई देगी। नाखून जो है ये जो वाइट वाइट दिखाई देंगे ये भी येलो दिखाई देंगे। और फेस भी पीला पीला सा दिखाई देगा, ठीक है, ये एकदम येलो दिखाई देगा, ठीक है, ये सिम्टम दिखेंगे। उसके बाद में जो स्टूल आएगा, जो मल आएगा वो भी पीला होगा, डार्क पीला दिखाई देगा। यूरिन भी पीला कलर का ज़्यादा दिखाई देगा। वेट लॉस होएगा पेशेंट का, फीवर आएगा पेशेंट को, ठीक है, थकान होगी, उल्टी होगी,
ये ऐसे सिम्टम आपको नजर आएंगे। इचिंग भी हो सकती है। ये कुछ सिम्टम आपको पीलिया के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या करोगे? तो डायग्नोसिस के अंदर क्या है? डायग्नोसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सीबीसी टेस्ट करेंगे। सीबीसी क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है। सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो है वो करते हैं। उसके बाद में दूसरा टेस्ट करेंगे, बिलिरुबिन का टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? बिलिरुबिन टेस्ट करेंगे। बिलिरुबिन का टेस्ट करते हैं, तो बिलिरुबिन का टेस्ट करते हैं। उसके अलावा एलएफटी टेस्ट कर सकते हैं, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी कर सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। तो इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। और यूएसजी कर सकते हैं, सोनोग्राफी। ठीक है, यूएसजी कर सकते हैं, यूएसजी वगैरह से पता लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? लीवर बायोप्सी कर सकते हैं। ठीक है, लीवर बायोप्सी के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। कोई स्टोन वगैरह है तो वगैरह उसका पता लगा सकते हैं। लीवर बायोप्सी वगैरह कर सकते हैं। सीटी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सीटी स्कैन। और एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, यूरिन टेस्ट। ठीक है, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। यूरिन टेस्ट। ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। यूरिन, उसके अंदर भी कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस का पता लग जाता है। सीरम टेस्ट के अंदर भी पता लग जाता है। तो ये कुछ टेस्ट है जिसके द्वारा हम डायग्नोसिस यानी पता कर सकते हैं कि क्या बीमारी है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में पहला जो है पहला क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? आयरन शुड बी इंक्रीज। आयरन डाइट देंगे। आयरन शुड बी इंक्रीज इन डाइट। डाइट के अंदर आयरन अच्छा देंगे। सबसे आयरन डाइट देंगे या आयरन की टैबलेट देंगे। ठीक है, आयरन की टैबलेट्स देंगे। आयरन की टैबलेट देंगे। किसको दूर करने के लिए? एनीमिया को दूर करने के लिए। ट्रीटमेंट किसके लिए? ट्रीटमेंट एनीमिया के कारण। एनीमिया को ट्रीट करने के लिए अपन देंगे सबसे इंपॉर्टेंट आयरन की डाइट देंगे, सप्लीमेंट देंगे या आयरन रिच फूड देंगे या टेबलेट्स वगैरह देंगे। ठीक है, तो आयरन रिच फूड देंगे। ये इसका ट्रीटमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है। तो इससे क्या है? जॉन्डिस भी ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद में एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। तो अगर वायरल के कारण हुआ है तो एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। स्टेरॉइड ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड की ड्रग्स दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स, एंटीवायरल और स्टेरॉइड ड्रग्स दे सकते हैं। कुछ स्टेरॉइड ड्रग्स दे सकते हैं इसके अंदर। मेडिकल मैनेजमेंट हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, किसको ट्रीट करने के लिए? तो ये हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए। हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए वायरल और कुछ एंटीवायरल मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये देने के बाद में आप क्या कर सकते हो?
सर्जिकल ट्रीटमेंट दे सकते हो, सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर कौन सा जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, कौन सा जॉन्डिस है, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो उसके कारण जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो उसमें क्या करते हैं अपन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में सर्जिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर्जरी के द्वारा स्टोन वगैरह है तो उसको निकाल सकते हैं। स्टोन, अगर स्टोन है तो उसको निकाल देंगे सर्जरी के द्वारा। स्टोन वगैरह, गॉल ब्लैडर की स्टोन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको निकाल देंगे, उसको रिमूव कर देंगे अगर उसका ब्लॉकेज वगैरह है। और कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, सिम्टोमेटिक्स जो ट्रीटमेंट है वो देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। सिम्टम के आधार पे, जैसे लक्षण है उनके आधार पे हम ट्रीटमेंट देंगे। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट है, लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट देंगे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट देंगे सर्जिकल में। तो अगर कोई जॉन्डिस वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन के कारण है तो ध्यान देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, ये तो हो गया था मेडिकल मैनेजमेंट। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या देखेंगे, कलर ऑफ स्किन, स्क्लेरा और मुकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, नोज एट इंटरवल 8 आवर्स। क्या सबसे कलर ऑफ द स्किन के कलर वगैरह का ध्यान रखेंगे, स्क्लेरा का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन चीजों का क्या करेंगे, नर्स वुड बी एलिवेट द कलर ऑफ द स्किन। नर्स को क्या कलर और स्किन का इनका ध्यान रखना है। और पेशेंट के क्या देखना है, एनी साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, एनी साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी साइन हो कॉम्प्लिकेशन के तो इन्फॉर्म फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई साइन मिले तो क्या करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है उसका ध्यान में रखना है। पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल जो स्टेटस है उसका ध्यान रखना है एट इंटरवल ऑफ 8 आवर, हर 8 घंटे से जो है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का ध्यान रखना है पेशेंट के। पेशेंट का वाइटल साइंस जो है, वाइटल साइन चेक करना है। पेशेंट के वाइटल साइन चेक करते रहना है हर 4 आवर से, कितने घंटे से, 4 घंटे से 4 आवर से वाइटल साइन चेक करते रहना है। उसके बाद में पेशेंट के इनटेक आउटपुट का ध्यान रखना है, इनटेक एंड आउटपुट। मॉनिटर करना है, ठीक है, मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना है। पेशेंट के इनटेक जो आउटपुट है उसका अच्छे से मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट का मॉनिटर करते रहना है। उसके बाद में ड्रग जो पेशेंट को प्रोवाइड की हुई है, प्रोवाइड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो ड्रग्स है वो टाइम पे प्रोवाइड करनी है, टाइम पे देनी है, ठीक है। कंट्रोल, पेशेंट का क्या करना है, कंट्रोल नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करवाना है। टू प्रोवाइड, कैसे करोगे नोजिया वोमिटिंग को, टू प्रोवाइड
एंटी इमेटिक्स ड्रग्स, एंटी इमेटिक ड्रग्स देके नोजिया और वोमिटिंग को क्या करना है, वोमिटिंग को क्या करना है, कम करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, नोजिया और वोमिटिंग को क्या करना है, कंट्रोल करना है। और क्या करना है, आयरन रिच डाइट प्रोवाइड करनी है, आयरन रिच डाइट प्रोवाइड करनी है, यानी आयरन रिच डाइट होनी चाहिए। ठीक है, आयरन रिच डाइट होनी चाहिए। और मॉनिटर करना है, मॉनिटर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, मॉनिटर करना रहते रहना है। और हेल्थी डाइट प्रोवाइड करनी है, हेल्थी डाइट तो इसी में आ जाती है आयरन रिच डाइट और हेल्थी डाइट्स आपको पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। अगर पेशेंट को डायरिया है, पेशेंट को क्या है, डायरिया है, पेशेंट को अगर डायरिया है तो पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड आईवी फ्लूइड्स वगैरह। ठीक है, ओरली अच्छे से देना है पेशेंट को अगर डायरिया वगैरह है तो, पेशेंट को अगर डायरिया वगैरह है तो। और पेशेंट की स्किन को कैसे है, ड्राई टू अवॉइड स्किन, पेशेंट की स्किन को क्लीन रखना है, स्किन को क्लीन साफ रखना है, ईचिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, एंटीहिस्टामिन ड्रग दे सकते हैं। कौन सी दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं ईचिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, स्किन को क्लीन रखना है। और लो फैट डाइट देनी है। और इसके अंदर लिख लेना यहाँ पे लो फैट डाइट, फैटी डाइट कम देनी है, आयरन डाइट ज़्यादा देनी है, लो फैट डाइट देनी है। ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करते रहना है, एजुकेशन देना है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। वापिस देख लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग से पीलिया क्या होता है, जॉन्डिस क्या होता है। तो जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, स्किन जो है येलो हो जाती है, स्किन आई की जो स्क्लेरा है वो येलो हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कैसे हो जाती है, येलो हो जाती है, किसके कारण हो जाती है, इंक्रीज ऑफ बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण स्किन कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है, इसीलिए इसे पीलिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्किन स्क्लेरा म्यूकस मेम्ब्रेन येलो हो जाती है, कारण बिलिरुबिन के कारण, बढ़ने के कारण। तो जॉन्डिस इज ए कंडीशन इन विच द स्किन स्क्लेरा म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न येलो ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ द बिलिरुबिन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके टाइप्स, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द लीवर डिजीज, लीवर की बीमारी के कारण इस टाइप का जॉन्डिस हो सकता है। उसके बाद में है हेमोलाइटिक जॉन्डिस, तो ये जॉन्डिस किसके कारण हो सकता है, इट कॉज्ड ड्यू टू द हेमोलाइसिस। ठीक है, हेमोलाइसिस और इट इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी का ब्रेकडाउन होने के कारण हेमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकता है। ये टाइप है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये जो जॉन्डिस होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू ए ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट के ब्लॉकेज होने के कारण इस प्रकार का जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। अब है इसके कारण, बिफोर बिलिरुबिन प्रोडक्शन, बिलिरुबिन के प्रोडक्शन से पहले क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो वो कारण है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज हेमाटोमा का रीअब्जॉर्प्शन के कारण हो सकता है। उसके बाद में हीमोलाइटिक एनीमिया के कारण हो सकता है। उसके बाद में ड्यूरिंग बिलिरुबिन के प्रोडक्शन के दौरान क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो वायरसेस के कारण हो सकते हैं, हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण, क्रोनिक हेपेटाइटिस के कारण, ये कुछ वायरस के कारण हो सकते हैं।
उसके बाद में अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के कारण हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। उसके बाद में रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट के कारण हो सकता है, रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट के कारण हो सकता है। मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स है एसिटामिनोफेन्स, ज़्यादा ओवरडोज टॉक्सिसिटी के कारण हो सकता है, इसकी टॉक्सिसिटी के कारण हो सकता है, एसिटामिनोफेन की टॉक्सिसिटी के कारण हो सकता है, पेनिसिलिन्स के कारण हो सकता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के कारण हो सकता है, स्टेरॉइड ज़्यादा यूज करने के कारण हो सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं। उसके बाद में हम आफ्टर बिलिरुबिन प्रोडक्शन, ये तो था ड्यूरिंग बिलिरुबिन प्रोडक्शन, अब है आफ्टर बिलिरुबिन प्रोडक्शन, तीसरा जो है। तो ये सबसे पहला है गाल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाए, गाल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाए तो उसके कारण हो सकता है। गाल ब्लैडर में स्टोन का मतलब हो गया पित्त में पथरी, ठीक है, पित्त में क्या हो जाए, पथरी हो जाए, पित्त में पथरी हो जाए तो उसके कारण हो सकता है। गाल ब्लैडर इन्फ्लामेशन, पित्त में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसके कारण हो सकता है। पित्त में कैंसर हो जाए तो उसके कारण हो सकता है। पेनक्रियाटिक ट्यूमर हो जाए, पेनक्रियाज में कोई गांठ हो जाए तो उसके कारण हो सकता है। आफ्टर बिलिरुबिन प्रोडक्शन, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन हो गया उसके बाद में ये कारण हो सकते हैं। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो इसमें क्या होगा, स्किन कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी, आई कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी। तो ये जो येलो कलर जो चढ़ता है वो स्टार्ट हेड से होता है और बॉडी में फैलता है, धीरे धीरे बॉडी में फैलता है। तो इसमें येलो जो कलर है वो स्किन का हो जाएगा, और जो व्हाइट कलर की जो आई है, ये व्हाइट कोनिया, ये भी येलो दिखाई देगा, नेल येलो दिखाई देंगे। इसके अंदर पेल स्टूल, येलो स्टूल का कलर येलो दिखाई देगा। एब्डोमेन पेन होगा पेशेंट को, डार्क कलर का यूरिन होगा, यूरिन का कलर भी येलो हो जाएगा। वेट लॉस होगा पेशेंट का, वजन कम हो जाएगा। फैटिक यानी थकान होगी पेशेंट को। फीवर होगा यानी बुखार होगी पेशेंट को। उसके बाद में चिंग होगी, इचिंग, खुजली, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, नोजिया हो सकता है, ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद में डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिन टेस्ट करेंगे, ठीक है, यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन टेस्ट के अंदर पता चल जाएगा, यूरिन का टेस्ट करेंगे। स्टूल का टेस्ट कर सकते हैं, एक और टेस्ट नहीं बताया मैंने, स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, स्टूल का टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सीबीसी टेस्ट करेंगे। सीबीसी के अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी वगैरह उससे पता लग जाएगा। बिलिरुबिन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बिलिरुबिन का टेस्ट करेंगे। ब्लड सीरम से बिलिरुबिन का टेस्ट करेंगे तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, एसजीओटी-पीटी कर सकते हैं, एसजीओटी और एसजीपीटी, ठीक है, इससे भी बढ़ा हुआ मिलेगा तो इसके अंदर भी पता चल जाएगा। यूएसजी कर सकते हैं, सोनोग्राफी, लीवर बायोप्सी, अगर कोई स्टोन वगैरह तो लीवर बायोप्सी वगैरह कर सकते हैं, ट्यूमर है, गांठ है, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। इन टेस्ट के द्वारा हम बिलिरुबिन यानी जॉन्डिस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल मैनेजमेंट है आयरन शुड बी इंक्रीज इन डाइट। डाइट में हमेशा क्या देना है, आयरन ज़्यादा देना है, आयरन देना है। तो आयरन के अंदर भी आयरन की टैबलेट वगैरह दे सकते हो। और ये किसके लिए, ट्रीटमेंट, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, एनीमिया ट्रीट होगा तो जॉन्डिस भी ट्रीट हो जाएगा। उसके बाद फूड में आयरन रिच डाइट दे सकते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंटीवायरल थेरेपी देंगे, एंटीवायरल, हेपेटाइटिस है पेशेंट को तो एंटीवायरल थेरेपी देंगे, हेपेटाइटिस बी वगैरह कोई भी है। स्टेरॉइड ड्रग्स देंगे पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद में क्या देंगे, अगर उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, अगर उसको पेशेंट को क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है मतलब तीसरे टाइप वाला, यानी कोई ब्लॉकेज है तो उस सर्जरी के द्वारा स्टोन वगैरह निकालेंगे। अगर स्टोन वगैरह है पेशेंट को, पथरी है तो सर्जरी करके निकाल सकते हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लक्षण के आधार पर। मतलब क्या हो गया, पेशेंट को अगर फीवर है तो एंटीबायोटिक मेडिसिन, वोमिटिंग हो रही है तो एंटी वोमिटिंग मेडिसिन, अगर पेन वगैरह हो रहा है तो एनाल्जेसिक मेडिसिन, एब्डोमेन पेन हो रहा है तो एब्डोमेन पेन को कम करने वाली मेडिसिन, ऐसे स्पाज्मोटिक मेडिसिन,
या फिर नोजिया वोमिटिंग हो रही है एंटीमेटिक्स मेडिसिन, एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड मेडिसिन, और डाइजेशन नहीं हो रहा था एंटासिड मेडिसिन। तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन होता है तो जॉन्डिस में कॉन्स्टिपेशन तो कम देखने को मिलता है, तो येलो वगैरह है, फ्लूइड की कमी है तो आईवी फ्लूइड वगैरह दे सकते हो, तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में है, नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले स्किन का कलर और स्केलेरा इसका मॉनिटर करते रहना है, मॉनिटरिंग करना है इनकी, ठीक है, मॉनिटरिंग करना है, स्किन का कलर वगैरह की मॉनिटरिंग करना है, स्केलेरा की मॉनिटरिंग करते रहना है, इनका ध्यान रखना है, इन चीज़ का मॉनिटर करते रहना है। नर्स को हर 8 घंटे से, कितने घंटे से, हर 8 घंटे से 8 आवर से चेक करते रहना है नर्स को, स्किन का कलर वगैरह, स्केलेरा का कलर ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। 8 घंटे के अंतराल में आँखों के रंग, स्किन का कलर और इनका मूल्यांकन करते रहना है, ठीक है, मूल्यांकन इवेल्युएशन करते रहना है, ध्यान रखते रहना है नर्स को, सबसे इंपॉर्टेंट ये काम है। उसके बाद में पेशेंट के साइन एंड सिम कॉम्प्लिकेशन का पता लगाना है। अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जल्दी से जल्दी फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म द फिजिशियन, यानी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को बताना है, ठीक है, बताना है, इन्फॉर्म करना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो पेशेंट को, डॉक्टर को बताना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी उसे सूचना देनी है, ठीक है। उसके बाद में जो है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का पता लगाना है, हर 8 घंटे से जो है न्यूरोलॉजिकल जो है स्टेटस, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, हर 8 घंटे से इवेल्युएशन करना है, पता लगाना है, चेक करते रहना है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वाइटल साइन चेक करते रहने, टीपीआर एंड बीपी, ये चेक करते रहना है, हर 4 घंटे से पेशेंट का टीपीआर बीपी चेक करना है, टेम्परेचर, पल्स, बीपी ये चेक करना है। इसकी नॉर्मल रेंज वगैरह कितनी होती है काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, सभी को पता है, तो इनका ध्यान में रखना है, टीपीआर वगैरह चेक करते रहना है। पेशेंट का क्या करना है, जो है टीपीआर की जांच करनी है। उसके बाद में पेशेंट का इनटेक आउटपुट जो है, इनटेक और आउटपुट यानी इनटेक कितना पानी पिया, कितना खाना खाया, ये इनका ध्यान में रखना है, इनका मॉनिटर करते रहना है, कितना यूरिन पास किया, कितना स्टूल पास किया, इसका भी मॉनिटर करते रहना है, तो ठीक है, ये भी करना है, नर्सिंग का काम है। उसके बाद में प्रोवाइड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ऑर्डर, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उसको टाइम पे देना है, प्रोवाइड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, डॉक्टर के ऑर्डर यानी डॉक्टर के आदेश के अनुसार जो मेडिसिन डॉक्टर ने एडवाइज की है, एंटीवायरल मेडिसिन, एंटीमेटिक मेडिसिन, एनाल्जेसिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम पे वो ड्रग्स देनी है, नर्स का काम है। कंट्रोल नोजिया वोमिटिंग, और नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को एंटीएमेटिक मेडिसिन टाइम पे देनी है, कि पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग ज़्यादा होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, नियंत्रित करने के लिए वो मेडिसिन देते रहना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है आपके आयरन रिच डाइट देनी है। डाइट कौन सी देनी है, पेशेंट को आयरन रिच डाइट देनी है और लो फैट डाइट देनी है, फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हेल्थी डाइट देनी है पेशेंट को। उसके बाद में मॉनिटर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का मॉनिटर करते रहना है, बिलिरुबिन चेक करते रहना है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ तो नहीं गया है, कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करते रहना है। उसके बाद में डायरिया कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स वगैरह देनी है। डायरिया अगर पेशेंट को ज़्यादा हो रहा है तो पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना है, क्योंकि पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो सकता है, पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा सकता है, इसलिए उसको डायरिया कंट्रोल करने के लिए तो एंटी डायरल मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन फ्लूइड लॉस ना हो इसलिए आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका स्किन को क्लीन करते रहना है, साफ करते रहना है। स्किन में इचिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए एंटीहिस्टामिन ड्रग्स वगैरह दे सकते हो, ठीक है, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स वगैरह दे सकते हो स्किन को इचिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो कि ये जॉन्डिस जो है वो ठीक हो जाएगा आसानी से। तो इस तरह से आप जॉन्डिस को इजीली जो है ट्रीट कर सकते हो। डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट वगैरह देना है। नर्स का काम होता है जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया वही ट्रीटमेंट आपको देना है। तो ये आज का टॉपिक था जॉन्डिस, जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।